हेलो एंड वेलकम। हम लोग 90s के ऑनवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें घटना चक्र एक बहुत ही फेमस बुक है ऑफ हिंदी मीडियम। उसका इनाग्रल सेक्शन इंग्लिश में आया हुआ है और वो कई सारे पार्ट्स में बुक होती है जिसमें क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है। क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, इवन कवरिंग क्वेश्चन फ्रॉम आईएएस प्रीलिम्स और यूपीएससी सीएससी। तो वहाँ से हम लोग देख रहे थे जर्नी, और बीच बीच में हम लोग ऐसे भी टॉपिक्स पर देखते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत फिफ्थ एडिशन की बात करेंगे तो उसमें चैप्टर 8 जो है और उसमें 8.1 जो उसका टेबल है दैट टॉक्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हम लोग लक्ष्मीकांत का भी साथ में एक लेकर के चलते हैं रेफरेंस देते हुए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होनी चाहिए। उसके बाद ही क्वेश्चन देखना चाहिए। खासकर ये प्रीवियस ईयर का हम लोग श्रृंखला देख रहे हैं। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर आज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। खासकर जैसे कुछ टॉपिक हैं प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी हर साल आपको देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो पहला इसमें जो की डिफरेंस है, देखो इसमें 6 डिफरेंस दिए गए हैं। 6 पॉइंट्स आर हियर एंड 6 पॉइंट्स आर ऑन द बोथ साइड। तो पहला जो इशू है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट फंडामेंटल्स राइट आर जस्टिसिएबल। इट मीन्स दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। हम लोग इसको बहुत ही पहले से डिटेल में देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल 32 एंड 26 के प्रोविजंस भी देखे हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट इशू भी करता है। यानी कि एनी पर्सन हु और फील्स दैट हिज फंडामेंटल राइट्स are violated, so he or she can approach सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसलिए फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जिनका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे साथ इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम सभी को उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही कर सकें, उनका सोशल स्ट्रेटा मजबूत कर सकें। और इस बात को कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दो वी आर अ डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन कोर्ट डायरेक्शन देता है कि स्टेट को कि आपको ये लॉ 10 साल में, 15 साल में या ऐसे पास करना है। जैसे आपको मैं बहुत ही फेमस एग्जांपल बताता हूँ कि जो सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अब आप बहुत कर रहे हैं, ये जो है ये सब्सिडी जो है माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन में भी दिया जा सकता है। तो सरकारों ने उसको फिर चेंज किया, उसके पैसे को कहीं और लगाया गया। लेकिन अगर कोई और एंगल से देखेंगे तो आपको अपनी विचारधाराओं से हटकर देखने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को, तब आपको ये काफ़ी अच्छा और रिजनेबल डिसीजन लगेगा। तो ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं जो फंडामेंटल राइट होते हैं। एंड द सेकंड इज दैट फंडामेंटल DPSP आर नॉट जस्टिसेबल, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड द सेकंड पॉइंट इज फंडामेंtal rights are negative in nature. What do you mean by this? What negative is referring here? Referring here is that the negative means that अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ये काम नहीं करने हैं और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूँ कि ये काम करने हैं, तो अगर मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि ये काम करने हैं, आप इसके लिए छूट हैं, आपको पूरी स्वतंत्र हैं ये काम करने के लिए। जैसे लोगों के इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, लोगों के सोशल वेलबींग के लिए आपको जितना काम करना है उतना काम करिए, तो यू विल फील पॉजिटिव इन नेचर कि हाँ मुझे छूट दी जा रही है। दूसरी तरफ जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो, आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आर्टिकल 19 के ए का वायलेशन हो, आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे आर्टिकल 22 का वायलेशन हो, 23 का वायलेशन हो। ऑल ऑफ द आर्टिकल्स आर कवरिंग हियर। तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं कि जो सरकारें हैं उनको रोकते हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है। और वो काम से कौन है, जिससे इंडिविजुअल का राइट्स क्या होते हैं वो
वो प्रभावित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट का ये आर नेगेटिव इन नेचर एंड डीपीएसपी आर पॉजिटिव इन नेचर। डीपीएसपी प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द गवर्नमेंट to implement such a scheme through which political, economic and social well-being can be achieved on a large scale। और तीसरा है कि दे हैव लीगल सेंक्शंस एंड दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सेंक्शन। जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते थे, कई जगह पर हमने भी उसकी बात की है कि एनसीईआरटी 9-10 क्लास की पढ़ें या कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क पढ़ें या फिर लक्ष्मीकांत की पढ़ें या कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई अच्छा सा लेक्चर सुने, तो डीपीएसपी में हमेशा आपको पता होगा कि जब सर लोग पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर साहब वगैरह, तो वो कोट करते थे गांधीयन फिलोसफी के बारे में कि आर्टिकल 40 कैसे बात करता है अबाउट पंचायत के बारे में, विमेंस के बारे में ना। तो आप वहीं से लॉजिक लगा लो कि जो डीपीएसपी है वो एक मोरल ग्राउंड है। वहाँ पे मोरालिटी की बात होती है, पॉलिटिकल सेंक्शंस की बात होती है कि सरकारों को कैसे होना चाहिए, कैसे जस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, लोग उनको वोट दे रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी स्कीमें करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर एक मोरल एंड पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल एंगल आता है, लेकिन जो दूसरी तरफ है दे हैव लीगल सेंक्शन। फंडामेंटल राइट आर फंडामेंटल, इनसे कोई छेड़छाड़, ये लिखे हैं तो लिखे हैं। इधर आप मोरालिटी के साथ थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, आपको बस अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं हम सभी को, बट उतना हम लोग 100% अपने अंदर उतार पाते हैं क्या? नहीं, हम लोगों में कमियां रह जाती हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ कुछ नहीं, अगर जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस, अगर उसके साथ कोई वायलेशन होता है तो कोर्ट वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा ही चौथा पॉइंट है एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना फंडामेंटल राइट का एक मकसद होता है जो हमको प्रोवाइड की गई हैं। ऐसे ही सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना कि हमारे देश में सभी लोग सामाजिक रूप से एक ढांचे में हों और आर्थिक रूप से वो सशक्त हों, ये मकसद होता है डीपीएसपी का। और फंडामेंटल राइट का मकसद होता है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी बने जिसमें सभी के राइट्स क्या हों, सिक्योर हों एंड फुली प्रोटेक्टेड हों। एंड पांचवा पॉइंट है प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, फंडामेंटल राइट जो है वो उसको पढ़ते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ ये मेरे अधिकार हैं। आप उसको पढ़ते समय यू कैन फील इट कि ये मेरे अधिकार हैं, कि मुझे पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा हवालात में नहीं रख सकती। मुझे पुलिस अगर हवालात में रखती है तो मुझे अपने वकील से मिलने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे क्रिटिसाइज़ करने का अपराध है, मुझे प्रेस में लिखने का अधिकार है। यू कैन फील इट, मुझे घूमने की स्वतंत्रता है, कानून मुझे समानता से ट्रीट करेगा, अनटचेबिलिटी मेरे साथ नहीं हो सकती। तो ये सब आप इंडिविजुअल लेवल पे फील कर सकते हैं। एंड सेम एज अगर डीपीएसपी में बात करें तो आर्टिकल 40 बताता है कि विलेज पंचायत को बनाना है, तो इट टॉक्स अबाउट कम्युनिटी वेलफेयर। जैसे आर्टिकल 39 पढ़ें, इसके ABCD क्लॉज पढ़ें कि आपको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करना है सबको। एजुकेशन के बारे में कहीं कहीं बात की जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल पेमेंट की बात की जाती है, तो वो सबके लिए बात की जाती है, पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, पूरी वुमेंस के वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए। जैसे UCC एक आर्टिकल है 44, इट टॉक्स अबाउट, इसका एक होलिस्टिक विजन है कि सभी पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ऐसे ही जो पांचवा पॉइंट है ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। अगर 14 आर्टिकल लिख दिया गया है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड है। अगर फंडामेंटल राइट, और इसके लिए हम लोगों ने वाद भी देखा था, कई सारे केस ला भी देखे थे, जैसे केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनरला मिल्स केस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट, इसको कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती सरकारें। इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता। ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, अगर फंडामेंटल राइट में कोई चीज़ ऐड किया जा रहा है या जो भी लिखी गए हैं वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड हैं। लेकिन जो डीपीएसपी होती है इसमें बहुत बड़ी मोरल फिलोसफीज़ हैं, एक गाइडिंग टॉर्च है सरकारों के लिए। तो इनके लिए सरकारों को स्कीम बनानी पड़ती है, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण पर हो, चाहे वो हेल्थ स्कीम हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्कीम हो, PM का जनधन योजना हो या आयुष्मान भारत हो। इन सब का जो मकसद है वो है to fulfill the aim of directive principles। तो आई होप ये डिफरेंसेस आपको पता होंगे और कुछ सीखने को मिला होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ, हैव अ गुड डे।